गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 11 सीबीएसई बोर्ड की आज की कक्षा में हम लोग आपके काव्यखंड का हिंदी काव्य का जो अंतिम पाठ है निर्मला कुट्टू द्वारा रचित है आओ बचाए, इस कविता का आज हम लोग पाठ करेंगे। इससे संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। सबसे पहले बात करें कवयित्री निर्मला कुट्टू की, तो ध्यान दें ये झारखंड की रहने वाली थी और हिंदी साहित्य में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ आओ बचाएं कहकर के शीर्षक से एक कविता है कि आपको जीवन में हमें अब क्या बचाना है, समाज से इस चीज़ को बचा करके रखना है। तो सबसे पहले तो ध्यान दें कि जब आप कभी अपने घर में खाली बैठे तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग, चाहे वो माता पिता हों, आपके दादा दादी हों, नाना नानी हों, या कोई भी आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप 11 में पढ़ रहे हो, 12 में पढ़ रहे हो, उनसे पूछो नहीं, जो थोड़ा उम्र में आपसे ज़्यादा बड़े हैं उनसे पूछिए कि आज के लगभग 15 से 20 साल पहले की बात, ठीक है, या आप दूर की जाने 2010 से पहले की बात उनसे पूछिए कि उस समय हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण कैसा था, हमारे आसपास का जो आज का परिवेश है ये आज की अपेक्षा 2010-2008 में किस तरह का रहा होगा। ऐसी चीज़ों की जानकारी उनसे लीजिए और फिर कल्पना कीजिए कि उस समय से अब तक के इस समय तक घर में, समाज में, वातावरण में, लोगों के विचारों में किस तरह से परिवर्तन हुए हैं, हमारे क्रियाकलाप भी किस तरह से बदले हैं। तो कवयित्री जो है वो उसी पुरातन परंपराओं की ओर, हमारी पिछली संस्कृति की ओर एक दृष्टि डालती है और उसे दिखाई पड़ता है कि आज के समय में तो सब कुछ बदल गया समाज में। जो चीज़ें आज के 10 साल, 20 साल या 40-50 साल थी पहले थी, वो आज ढूंढने से मिल रही है। उन चीज़ों का सर्वथा लोप हो चुका है, वो सारी चीज़ें क्या हुई हैं, गायब हो गई हैं। परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं आप देखिए। पहले जो हमारा वातावरण था, चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे, ठीक है, बाग बगीचे हुआ करते थे, तालाब पानी से भरे हुए, तालाब, अच्छी वर्षा हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें क्या आज हैं? नहीं। आज क्या है, हर गली गली में रोड होती है, पक्की सड़कें, रास्ते में पड़ने वाले चाहे किसी के मकान हैं, चाहे वो किसी की दुकान हो या फिर कोई भी बाग बगीचा, पेड़ पौधा, सब क्या भी है तोड़ दिए, सबको काट दिया है, ठीक है। वातावरण क्या नग्न हो गया है। इस धरती का, इस समाज का, इस संसार का श्रृंगार पेड़ पौधों से है, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से है। किंतु जब यही पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो यहाँ पशु पक्षी नहीं आएंगे। तो आज का समाज क्या हुआ, जिस तरह से आप कह सकते हैं नग्न हो गया, बिल्कुल कोई आवरण नहीं रहेगा। आवरण अर्थात ये जो बचे हुए ये सब चीज़ें कट गई, पेड़ नहीं रहे, पहाड़ों को काट काट कर खेत बनाया गया, खेतों पर घर बना दिए गए और मैदान बना दिया गया, जंगल काट दिए जा रहे हैं। तो हर जगह जो पृथ्वी का आवरण थी, जो हरियाली थी, वही समाप्त हुई, आवरणहीन हो गई। आज बस्तियाँ अर्थात यहाँ गाँव के मोहल्लों से छोटे छोटे जो गाँव थे उन्हीं को बस्ती कहा जाता था। आज बस्तियाँ क्या हुई हैं, नग्न सी हो गई, उनमें भी सड़कें बनती जा रही हैं, पेड़ पौधे गायब होते गए, ठीक है। इसके बाद देखें, चारों तरफ होड़ मची हुई है, एक उत्साह है लोगों में शहरों की बराबरी करने का। गांव जो है वह शहर वालों की बराबरी करने, क्योंकि आज के पहले ये बराबर नहीं थी। आज क्या है, ये बराबर होने के लिए हर काम कर रहे हैं, ठीक है। गाँव के लोग, शहरीकरण हो रहा है, पुष्टिकरण की नीतियाँ, बदलाव निरंतर होते जा रहे हैं। आज हम अपनी पुरानी रीति रिवाज, परंपराएं, रिश्ते नातों का सम्मान सब कुछ भूल करके बस केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में मग्न है। तो ऐसे में कवयित्री निर्मला कुट्टू कहती हैं आज भी हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बचा सकते हैं, उन्हें बचाना है। ध्यान से देखिए, कविता को शुरू करते हुए कवयित्री निर्मला जी कहती हैं कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे।
अपनी बस्तियाँ अर्थात अपने गांव के जो मोहल्ले हैं, अपने छोटे छोटे गांव जो हमारे हैं, जहाँ सभ्यता आज भी पहले की तरह से है, जहाँ आज भी लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम पूरा करवाने के लिए जहाँ लोग तत्पर रहते हैं, उन बस्तियों को तो हमें बचाना ही होगा। उन्हें शहरों की आबो हवा से, ध्यान दीजिए, आग शब्द जो है ये फारसी का शब्द है। आग का होता है पानी, शहर की पानी से, शहर की हवा से, शहर के रंग ढंग से उसे बचा करके रखना है। शहरों में क्या है, आप देखिए, यही भवन है, 2 कमरे, एक में किसी के घर कोई दुख है, वो रो रहा है, तो दूसरा अपनी खुशी मना रहा है, दूसरे के घर में सुख है। उसको बगल वाले से कोई मतलब नहीं है, फंस जाए वो अपने घर में, मर जाए। गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव में तो एक गाँव के लोग 2, 3, 4 गाँव से ज़्यादा दूरी पर स्थित होते हुए कहीं किसी को कोई समस्या तो पहुँच जाते हैं देखने के लिए, कहीं आग लग गई हो, कहीं बाढ़ आई हो, सहायता के लिए लोगों के हाथ पड़ जाते हैं। शहरों में सब तो इसीलिए गाँवों को शहर की हवा से, शहर के पानी से बचा करके रखना है। गाँवों को अपने शहर नहीं बनने देना है। हमारे गाँव ही सबसे अच्छे हैं। भारतवर्ष गाँवों में बसता है। भारत की शोभा गाँवों, शहर, नगरों से नहीं। आगे देखिए, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया। देखिए, हड़िया सब बना है। हड़िया क्या होता है? मिट्टी का बना हुआ जो पात्र होता है, वो गांव में हांडी के नाम से जाना जाता है। आज अभी देखिए, कुछ दिनों पहले जन्माष्टमी पर आपने दही हांडी का कार्यक्रम देखा होगा। हम लोग दही को मटकी में भर करके ऊपर रख देते हैं। इसको मिट्टी का बना हुआ जो बर्तन छोटा सा होता है, मटकी बोलते हैं। यही पात्र, इसको हम सीधे अर्थों में केवल पात्र, एक बर्तन मानते हैं। तो किस बर्तन में डूबने से अपनी बस्ती को बचाना है? कुरीतियों का, गलत रीति रिवाजों का, अनुचित परंपराओं के बर्तन में डूबने से अपने समाज को बचा करके रखना। देखिए, झारखंड बिहार राज्य से कट करके अलग हुआ, ठीक है, एक ग्रामीण समाज है। तो कवियत्री अपने गांव, अपने समाज को बचाने की बात कवियत्री ने की है। वो झारखंड की है, गाँव से है, देहात से मुस्लिम कहती हैं कि आओ बचाएं, ठीक है। कुरीतियों के पात्र में, कुरीतियों के बर्तन में डूब जाने से हम अपनी बस्ती को बचा सकते हैं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, देखिए संथाल एक झारखंड का एक गाँव है, परगना कई गाँवों के समूह को कहा जाता है, ठीक है। संथाल परगने के, संथाल नामक प्रोग्राम, आदिवासियों का जो क्षेत्र था, वहाँ की मिट्टी का रंग, जो व्यक्ति कितना भी थोड़ा देर कोई भी व्यक्ति कितना भी शहरों के रहन सहन से परिचित हो जाए, किंतु ठीक है, अपने गांव, अपने समाज की विभिन्न मिट्टियों से वो वाकिफ होता है। मिट्टियों का तात्पर्य, मिट्टी का तात्पर्य यहाँ सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा कह सकते हैं। तो कवियत्री कहते अपने गांव की मिट्टी का रंग अपने चेहरे पर बचा कर रखने का मतलब है कि आप अपने गांवों की सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बचा करके रखिए, उसे भूलिए नहीं। शहरीकरण को अपनाइए, लेकिन अपने गांव की परंपरा भी मत भूलिए। नई परंपराएं बिल्कुल अपनानी चाहिए, किंतु प्राचीन को भूल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अपने चेहरे पर संथाल परगना की मिट्टी को, यानी कि अपने गांव की संस्कृति को संभाल कर बचाए रखने की सलाह कवियत्री दे रही है। दूसरी ओर कहती है, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट को बचाए रखें। जीवन की गर्माहट का अर्थ है उत्साह। आज का समय ऐसा है, आप जब किसी से पहले की बात पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि पहले के लोग पूरा दिन काम करते थे, सुबह से लेकर के शाम तक। वो निरंतर, किसान भी दिन भर खेतों में रह जाया करते थे। कुछ समय के लिए वो भले अवकाश निकालें, दिन भर खेतों में। आज क्या है, आज आदमी 6 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, 4 घंटे, 3 घंटे पार्ट टाइम में काम कर रहा है। आज दिनचर्या क्या हुई, ठंडी हो गई, उस तरह से व्यस्त नहीं है। तो
बाहर का हरापन तो पेड़ पौधों से, खेत खलिहानों से देख सकते हैं, लेकिन मन का हरापन क्या है? आपके मन की प्रसन्नता, अंदर का जो प्रफुल्लता, जो अंदर उत्साह होता है, वही भोलापन रहेगा, सीधा बात, सादगीपन को, मन की सादगीपन को बहुत अधिक भी आपको चंचल नहीं हो जाना है। मन में हरापन रखना है, अपने मन को प्रसन्न रखना। इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि आप बहुत अधिक चंचल हो जाइए, इतने ज़्यादा कि सामने वाला रो रहा है तो आप हंसने हो, नहीं। उसके भाव को समझने का प्रयास करो। आप अपने मन में जो मन का भोलापन है उसका अर्थ है सादगी, साधारण है, साधारण रूप में आप सर्वसामान्य बने रहिए। अक्खड़पन होना चाहिए। अक्खड़पन का मतलब है कि धन के पक्के जिसको कहते हैं, जो ठान लिया उसको करना, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति जो होता है उसको अक्खड़ कहा गया। जैसे कबीर संतों को भी अक्खड़ कहा गया है, ठीक है। अक्खड़पन का मतलब कि जो ठान लिया है उसको करना, ठीक है। जुझारूपन, जुझारूपन का अर्थ होता है संघर्ष करने की प्रवृत्ति, संघर्ष करने की प्रवृत्ति। वही है पहले के लोग जो करने के लिए जिस दिन निश्चय कर लिए उसको कर डालते थे, सोचना नहीं, उनको उतना ही कर लिए ये काम करेंगे तो क्या, दिन भर मेहनत करते थे, कठिन परिश्रम करते थे। आज के लोग क्या कर रहे हैं? कम से कम काम करना चाहते हैं, अधिक से अधिक आराम चाहते हैं, मेहनत वाला काम कोई नहीं करना चाहता। तो इसको हम भले ही इस तरह से अपने आप में हम बदलाव लाएं, लेकिन उस अपने अंदर की दृढ़ता को ना भुलाएं। अगर कभी हमको संघर्ष करना पड़े तो हम ये सोचने पर विवश ना हो जाए कि हम कर नहीं पाएंगे, बल्कि उसके लिए भी हम तैयार रहें। तो कवियत्री कहती है कि अब हमको इसे भी इन चीज़ों को बचा कर रखना है। देखिए, भीतर की आग, वही अपने अंदर का उत्साह, गर्व, ठीक है। अपने धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, अपने प्राचीन काल में उपयोग किए जाने वाले जो हमारे शस्त्र, अस्त्र शस्त्र आप जानते ही हो, ठीक है, जिन्हें फेंक करके जिन हथियारों से शत्रु को मारा जाता था उन्हें अस्त्र कहते थे, और जिन्हें हाथ में लेकर लड़ा जाता था उन्हें शस्त्र कहते थे। तो धनुष इत्यादि तो समाप्त हो गए हैं। अब धनुष से, तलवार से, भाले से लड़ाइयों का समय नहीं है, यह युग तो गन और बम आदि का है। लेकिन क्या हम अपने प्राचीन हथियारों को भूलने नहीं। इसीलिए आज भी आप देखिए हमारे यहाँ गाँव में क्या होता है, लगभग सभी के घरों में कुछ ना कुछ पुराने हथियार है। घर में भाला पड़ा हुआ है, कुल्हाड़ी वगैरह तो हैं ही, कि आज भी गाँव के बच्चे धनुष बनाकर खेलते हैं। ये हमारी परंपरा है, परंपरागत चीज़ें हैं, इनको बचा करके रखना। कवियत्री कहती है इन्हें बचाना है। ये जो हम कहते जा रहे हैं कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की मिट्टी, अपने गाँव की मिट्टी, अपने गाँव की संस्कृति, अपनी भाषा में झारखंडीपन, अपने गाँव की भाषा, शहर में आ गए, बाहर निकल आए, गाँव को छोड़ दिया तो क्या गाँव की भाषा भूल गए? नहीं, गाँव की भाषा को, झारखंडीपन अर्थात देहात की अपनी भाषा को बचाए रखें। अपनी ठंडी होती दिनचर्या में जहाँ हम कम से कम काम कर रहे हैं, वहाँ जीवन की गर्माहट को, काम करने की प्रेरणा को मन में बनाए रखें। अपने मन का हरापन, मन में उत्साह, दिल का साथ भोलापन अर्थात मन की सादगी, अक्खड़पन यानी कि धुन के पक्के होना, दृढ़ निश्चयी, संघर्ष करने की अपनी प्रवृत्ति अर्थात जुझारूपन को बचा करके रखें। अपने भीतर की आग, अपने मन के उत्साह को, अपने परंपरागत शस्त्रों, जो धनुष की डोरी है, तीर की नुकीलापन है, कुल्हाड़ी की धार है, इसको बचा करके रखें। जंगल की ताज़ा हवा, अपने जंगल की यानी पेड़ पौधे हम लोग बचा करके रखें। पेड़ों से ही मिलकर जंगल होता है, तो पेड़ पौधों को बचाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे जंगल की शुद्धता बनी रहे। आप देखिए आज के कुछ ही वर्षों को बहुत अधिक, हमेशा सदैव हर वर्ष अच्छी बरसात होती है, लेकिन आप ही लोग अनुभव कीजिए कि कुछ वर्षों में अच्छी बरसात नहीं हुई। इस बार काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन उसके पहले नहीं हुई थी। तो सोच सकते हैं क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि पेड़ पौधे कट गए। तो पेड़ पौधे रहेंगे, जंगल का हरापन रहेगा, ताज़ी हवा भी मिलेगी और अच्छी वर्षा होगी। नदियों की निर्मलता, अपनी नदियों को शुद्ध बनाए रखेगा। हजारों फैक्ट्री कारखाने खड़े कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब गंदगी उन नदियों में गिरा दे। नदियों की निर्मलता को बनाए रखें, क्योंकि हमारे देश में नदियों को भी माता कहा गया है। पहाड़ों का मौन, पर्वतों पर असीम शांति होती है। पर्वत अपनी शांति के लिए प्रसिद्ध है। लोग पर्वतों पर सैर करने इसीलिए जाया करते हैं, वहाँ थोड़ा सन्नाटा रहेगा। शहर की जो शोर शहर का होता है वो वहाँ से थोड़ी दूर रहेंगे, पहाड़ों पर
और सन्नाटे पर लोग सुख पाने के लिए जाते हैं। फिर कहते गीतों की धुन। अब आप एक और चीज़ देख लीजिए, आज के गीत आप लोग खूब सुनते हैं। आप इसके पहले चले जाइए 80 से 90 के दशक के गीत सुनिए, और आप अपने घर के बुजुर्गों से, जैसे दादी हों या माता जी हों, मम्मी से अपने कभी पूछिए कि जो लोकगीत गाँव में गाए जाते थे, आज भी महिलाएं गाती हैं यथासंभव कभी कभार कुछ विशेष, ठीक है, लोकगीत, उनकी धुन को सुनिए और कल्पना कीजिए वो कितने अच्छे थे और कब से अब तक हम कितने बदल गए। हम नए संगीत को, नई धुन को भले ही अपनाएं, किंतु हमें अपने पुराने संगीत परंपरा को भी बचा करके रखना है। आगे देखिए, आज घरों में आंगन जैसी कोई चीज नहीं रहती, गाँव में तो अभी भी कुछ है, किंतु आप देखिए अब लोग क्या कर रहे हैं, छोटे से छोटे घरों में भी निवास करते हैं। बच्चों के खेलने के लिए बाहर के मैदान तो हैं, किंतु घरों में आज आंगन नहीं रहते हैं। आंगन घरों में पहले क्या होता था, पूरे घर में सबसे बड़ा भवन आंगन नहीं था। आज क्या हॉल बनवा लेते हैं, तो बड़ा कमरा बना लेते हैं, लेकिन वो उन खेलों के लिए उपयुक्त नहीं जो पहले हुआ करते थे। तो कवयित्री कहती है कि नाचने के लिए खुला आंगन और गाने के लिए गीत तो हम बचा ही सकते हैं, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। आज मनुष्य अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे हंसने की, खुशियाँ मनाने की भी छुट्टी नहीं रहती है, ना अपने आप से न दूसरों के साथ। तो कवयित्री कहती है हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, तो थोड़ा सा अकेलापन भी बचा करके रखना चाहिए। बच्चों के लिए मैदान बचाएं, पशुओं के लिए हरी भरी घास भी बचानी है, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, पर्वतों पर होने वाले निरंतर औद्योगिक प्रयोगों को, औद्योगिकरण के बढ़ावे को देखते हुए कवयित्री निर्मला पुत्री कहती हैं कि आप शहरों में, मैदानों में तो उद्योग बढ़ा ही रहे हैं, पर्वतों पर मत बढ़ाइए, वहाँ की शांति को बरकरार रहने दीजिए। पर्वतों पर शांति बनी रहेगी तो हमारे बुजुर्ग जो वृद्ध हैं वो वहाँ घूमने टहलने जाएंगे, उनके लिए पहाड़ों की शांति को बचाए रखिए। और इस अविश्वास भरे दौर में, दौर का अर्थ है समय, ये ऐसा समय है, ऐसा युग है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे पर विश्वास नहीं करता। बहुत कम ही लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, पिता को पुत्र पर, पुत्र को पिता पर विश्वास नहीं, छात्र को अध्यापक पर भी विश्वास नहीं, और अध्यापक अपने छात्रों पर भी पूरा विश्वास नहीं कर पा रहा। ऐसे समय में कवयित्री कहती है कि इस अविश्वास भरे दौर में हम थोड़ा सा विश्वास बचाएं, थोड़ी सी उम्मीदें, थोड़ी सी अपेक्षाएं बचाएं, और कुछ सपने, थोड़े से सपने, कुछ स्वप्न भी बचा करके रखें अपने भविष्य के लिए। यदि हम स्वप्न ही नहीं देखेंगे तो प्रयास किसके लिए करेंगे। मनुष्य सुखी जीवन का सपना देखता है तो सुख पाने के लिए कुछ भी कर डालता है। ऐसे ही हमें स्वप्न को बचा करके रखना है। फिर देखिए, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी हमारे पास। मैंने कहा ना कि कविता का शीर्षक यही होगा, आओ बचाएं। अभी भी हमारे पास कवयित्री कहती है कि इस दौर में भी, दौड़ भाग से भरे हुए अत्यधिक व्यस्तता के मध्य भी, इस समय में भी हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं। बचाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए आओ हम मिल करके कुछ ना कुछ बचाएं। तो ये कविता आपकी यहाँ समाप्त हो गई है। इससे संबंधित आपको 2-4 प्रश्न लिखने हैं, मैं यही बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और इन प्रश्नों के बाद आपका हिंदी का काव्यखंड जो है वो समाप्त हो गया है। अगले दिन से हम लोग आपकी जो दूसरी पुस्तक है वेदांत, इसमें 3 पाठ दिए गए हैं, इसको पढ़ेंगे। पहला पाठ कुमार गंधर्व द्वारा रचित, कुमार गंधर्व एक साहित्यकार हैं, उनके द्वारा रचित संगीत की दुनिया पर आधारित महान कवयित्री लता मंगेशकर जी के बारे में है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो वृत्तांत पढ़ने से पहले आज हम लोग आरोह का जो अंतिम पाठ का खंड में पढ़ रहे हैं, इसके प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न नोट कीजिएगा कि माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। उन्होंने कहा ना कि अपने चेहरे पर संथाल कवना की थोड़ी सी मिट्टी बचा करके रखनी है, तो इसका क्या अभिप्राय है। पहला प्रश्न है आपका कि माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। तो लिखिए कि माटी का रंग प्रयोग करते हुए संथाल क्षेत्र की विशेष
कि दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने पर बल दिया गया है, क्योंकि अक्खड़ और संघर्षशील व्यक्ति ही या दृढ़ निश्चयी और संघर्षशील व्यक्ति ही समाज की सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर सकता है। यानी कि जैसे सुनिए कि अक्खड़पन और जुझारूपन को बचाने पर इसलिए बल दिया गया है क्योंकि अक्खड़ और संघर्षशील व्यक्ति ही समाज की सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर सकता है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में कवि पूछ रहा है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? कौन कौन सी बुराइयां दिखाई दी? तो वही शहरों को देख करके शहरों के मानदंड पर गांवों को बदलना ही सबसे बड़ी बुराई है। अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को भूल जाना सबसे बड़ी बुराई है। तो इसका उत्तर लिखते हुए आगे चलते हैं। लिखिए, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों से बिगड़ते बच्चे, थोड़े से लालच में आकर के बड़ा समझौता करने की भूल, शिक्षित समाज का प्रभावी लोगों के अधीन होना। वहाँ का शिक्षित समाज क्या होता है आदिवासियों में कि जो थोड़े से अधिक, जिनको आप जैसे कहते हैं इनका पावर ज़्यादा है, उनके अधीन हो जाते हैं, पढ़ लिख कर भी लोगों को उठने वाला काम करते हैं। तो ऐसे यही सब बुराइयाँ हैं। ठीक है, अशिक्षा आदि बुराइयों की ओर संकेत करती है। फिर से सुने, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों से बिगड़ते बच्चे, थोड़े से लालच में आकर बड़ा समझौता करने की भूल, शिक्षित लोगों का प्रभावी लोगों के दबाव में रहना, अशिक्षा आदि बुराइयों की ओर संकेत करती है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब आते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न क्या पूछा है? पांचवें में पूछा गया है, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, इससे क्या आशय है? इसका क्या अभिप्राय है? कि निर्मला पुत्र ने पूछा, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। देखिए, तो लिखिएगा, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। इससे आशय ऐसी वस्तुओं से है जो सामाजिक प्राकृतिक परिवेश को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सामाजिक प्राकृतिक परिवेश को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज की सादगी, भोलापन, प्रकृति से लगाव और कठोर परिश्रम की भावना को बचाए रखना चाहिए। ये आपका ठीक है। इसके बाद एक अंतिम प्रश्न है आपका, छठवां प्रश्न। ठीक है, इसमें कविता की दो पंक्तियां दी गई हैं। छठवां प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। यानी कि काव्य सौंदर्य को लिखना है। पहला है छठवें कविता, जिसका 1 नंबर दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या है? ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, ठंडी होती दिनचर्या में, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। तो अब इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। ठीक है, काव्य सौंदर्य इसका स्पष्ट करते हुए लिखिएगा कि जीवन के प्रति बढ़ती उदासीनता की जगह जीवन को भली भांति जीने की इच्छा शक्ति का संचार करना है। ठीक है, जीवन के प्रति बढ़ती उदासीनता की जगह जीवन को भली भांति जीने की इच्छा शक्ति का संचार करना है। इसी में एक काव्य सौंदर्य इसका अर्थ में दूसरा नंबर इसमें डाल के लिखिएगा। एक अभी मैंने बोला जीवन की इच्छा शक्ति का, दूसरा इससे संबंधित क्या लिखेंगे? ठंडी होती दिनचर्या जीवन की उदासीनता का प्रतीक है। ठंडी होती दिनचर्या क्या है? जीवन की उदासीनता का प्रतीक है। और जीवन की गर्माहट जो है उत्साह का प्रतीक है। ठीक है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे 2-3 नंबर
सपने को बचाने की बात कही है। यहाँ कवयित्री ने विश्वास, आशा और जीवन के सपने बचाने की बात कही है। और इसी में दूसरा पॉइंट भी लिख दिए, ठीक है। 2 पॉइंट में आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। दूसरा क्या है कि थोड़ा शब्द की विभिन्न रूपों में आकृति से काव्य में विशेष चमत्कार उत्पन्न हो। थोड़ा शब्द की बार बार आवृत्ति, ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा उन्होंने लिखा है, थोड़ा शब्द की आवृत्ति है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पाठ आज समाप्त हो गया है। अब काव्यखंड के खत्म हो जाने के बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वितान, जो आपकी दूसरी पुस्तक है। उसके बाद गद्यखंड को पढ़ाएंगे, तत्पश्चात व्याकरण की ओर लौटेंगे। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर ध्यान से पढ़ते रहिए। कोई भी समस्या हो तो पूछिएगा। धन्यवाद।